ठीक है, आज हम सेक्शन नंबर 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो केसेस होते हैं उनमें कॉग्निजेंस जो है कोर्ट कैसे लेगी। ठीक है, इसमें बोला गया है नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस punishable under section 138 except upon a complaint in writing made by the payee or as the case may be the holder in due course of the check। तो इसमें बोला गया है कि जो पेई है उसकी जो है रिटर्न कंप्लेंट आएगी तभी इसमें जो है कॉग्निजेंस लेगी कोर्ट, अदरवाइज नहीं लेगी। इसमें रिटर्न कंप्लेंट जो है फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट बोला गया इसमें सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज अंडर क्लॉज सी अपना ये ऑफ कर अंडर क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजंस टू सेक्शन 138। और इसमें बोला गया है कि ये जो कंप्लेंट है विद इन 1 month जो है फ्रॉम द डेट जिस दिन से आपको कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हो रहा है उस दिन से विद इन 1 month जो है वो दायर करनी है। अब इसमें विद इन 1 month जो है वो स्टार्ट होगा जैसे आपको जैसे आज आपको जैसे मैंने तुम्हें आज चेक दिया और वो चेक तुमने कल जाके जो है बैंक में लगाया। अब बैंक से वो कल तुम्हारा जो है चेक जो है वो डिसऑनर हो गया तो फिर वहां से तुम्हें एक रिसीट मिल गई कि हाँ भी इसमें जो है ये जो चेक है ये इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से जो है बाउंस हो गया है। तो अब आपके पास अब आपने क्या करना है उसमें जो है 15 डेज का जो है नोटिस देना है। जिसने आपको चेक दिया हुआ है उसको आपने नोटिस देना है। ठीक है, उसमें आपने नोटिस देना है कि भाई मैं ये चेक ऐसे से डिसऑनर हो गया तो आप मुझे या तो पैसे दे दो या फिर अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो है नेक्स्ट कार्रवाई करूंगा। जैसे वो 15 डेज क्लोज होंगे नेक्स्ट जो डे होगा 16th डे उस दिन से आपके पास जो है कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हो जाएगा। उस दिन से लेकर के 1 month का टाइम है, आप जो है इसमें कंप्लेंट जो है फिर फाइल कर सकते हो कोर्ट में। क्लियर है मैम? एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो जो आपने 15 डेज वाला बताया है। अच्छा, जैसे ना मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देखना, ये है जैसे मान लो आज कितनी तारीख है 5 है ना, 5/11 दिख रहा है? अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। 5/11/2024 को आपको जो है ये चेक जो है जैसे मैं मान ले ए ने बी को चेक इशू किया। ठीक है, चेक जो है इशू किया। क्लियर? अब जो ये बी है इसने जा करके 6 तारीख को जो है 6/11/24 को जो है दिख रहा है ना? हाँ जी हाँ जी दिख रहा है। 6/11/24 को इसने जाकर जो है बैंक में ये चेक लगाया। ठीक है, अब बैंक वालों ने इसको ये जो चेक है इस बेस पे वापस कर दिया कि इसमें जो है इनसफिशिएंट बैलेंस है। इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से जो है ये जो हो गया डिसऑनर हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके ठीक है, अब 7th यहाँ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 7/11/2024 से लेकर के इसने 7/11 को जो है इसने यहाँ पे जो है इसको ए को जो है लीगल नोटिस सर्व किया
कि तू विद इन 15 डेज में जो है ये पैसे मुझे दे। अगर तू विद इन 15 डेज में अगर ये पैसे नहीं देगा तो फिर जब भी इसके 15 दिन खत्म हो जाएंगे तो जो 16th डे होगा ना उसमें जो है इसके पास जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। अब जब ये अब इसके 7 से लेके 15 दिन कब कंप्लीट हो रहे हैं, 7 से लेके 22/11/2024 को इसके जो है 15 दिन जो है कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो 23/11 से जो होगा इसके पास जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब 23/11 से लेकर के 23/12 तक इसके पास टाइम है कि ये जो है कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है। ठीक है, विद इन 1 मंथ में जो है इसने कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो 23/11 से लेकर के 23/12 तक जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हो गया क्लियर मैम। ठीक है, इसमें बोला गया है कि विद इन 1 मंथ करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन आपको अराइज कब होगा? 23/11 से होगा। क्लियर ना? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट इसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द कॉग्निजेंस ऑफ अ कंप्लेंट मे बी टेकन बाय द कोर्ट आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इफ द कंप्लेंट सेटिस्फाइड दैट द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग अ कंप्लेंट विद इन सच पीरियड। अब अगर मान लो जो बी है ये विद इन 1 मंथ जो है अगर कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाता है तो इसको जो है अगर अब उसके बाद इसने अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसके लिए इसको जो है एक सफिशिएंट रीज़न देना पड़ेगा कि मैं विद इन टाइम पीरियड पे क्यों नहीं आ पाया। जैसे सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाते हैं ना हम लोग, लिमिटेशन एक्ट की, अगर हम किसी केस एप्लीकेशन को या अपील को अगर विद इन टाइम नहीं कर पाते तो हम उसमें सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर आप विद इन 1 मंथ फाइलिंग नहीं कर रहे हो कंप्लेंट तो आपको फिर अगर उसके बाद करनी है तो आपको सफिशिएंट रीज़न बताना पड़ेगा कि आप विद इन टाइम क्यों नहीं आए। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इसमें बोला गया कि इसमें कौन सा कोर्ट है जिसके पास पावर है कि वो इन ऑफेंसेस को जो है ट्राई करेगा। तो इसमें बोला गया नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। अब जो 138 के जो ये केसेस है इनको जो है या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास करेगा। लेकिन अब जब से BNSS वगैरह आ गए, नए लॉज आ गए तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है उसको हटा दिया गया। तो अभी ये जो पावर है सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास है इन ऑफेंसेस को ट्राई करने की। क्लियर? यस मैम। मैम जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है हाँ जी, वो भी रिमूव हो गया है ना? हाँ, जो अब ये नया लॉ आया है ना BNSS उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है, उसमें इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन जो CRPC वगैरह उसमें तो ये चला ही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब तो BNSS के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो उसमें अब इसमें सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी, वो भी फर्स्ट क्लास वाले के पास। क्लियर? क्लियर मैम। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बोला गया द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन। अब इसमें बोला गया कि जो ये केस है वो कहाँ पे फाइल किया जाएगा, तो वो उस जुरिस्डिक्शन में किया जाएगा जहाँ पे इसमें बोला गया इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ बैंक वेयर द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मे बी मेंटेन द अकाउंट इज सिचुएटेड। जिसने चेक दिया है या जिसने चेक लिया है उन दोनों जहां पर भी अपना अपना अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो दोनों ही जगह की जुरिस्डिक्शन बन जाएगी। ए जहां पे अपना अकाउंट मेंटेन करता है वहां की भी जुरिस्डिक्शन बन जाएगी, और जो बी है जो वहां बी जहां पे अपना अकाउंट मेंटेन करता है तो वहां की जुरिस्डिक्शन भी बन जाएगी। जैसे मान लो ए जो है वो धर्मशाला से है और जो बी है वो पालमपुर से है, तो ए का अकाउंट तो धर्मशाला में होगा और बी का अकाउंट होगा पालमपुर में। तो अगर इन दोनों का जो भी डिस्प्यूट आता है तो वो ए जो है धर्मशाला, जो बी है वो धर्मशाला में भी फाइल कर सकता है तो पालमपुर में भी कर सकता है, तो दोनों जगह की जुरिस्डिक्शन रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट है इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज दो एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। ये वही है सेम चीज।
for the purpose of clause where a check is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then the check shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course as the case may be maintains the account। ये वही चीज़ है कि जहाँ मेंटेन कर रहे हैं तो वहीं पे जो है उन्हीं कोर्ट्स की जो है वो जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट बोला गया इसमें, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 142A वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। ये जो सेक्शन है ये जो ऐड किया गया है ये 2015 अमेंडमेंट से जो है इसमें ऐड किया गया है। इसकी जो इफेक्ट डेट है वो है 15/6/2015। तो ये भी क्वेश्चन जो है प्री में आता है। इसमें बोला गया है वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और एनी जजमेंट डिक्री ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट ऑल केसेस ट्रांसफर टू कोर्ट हैविंग jurisdiction under subsection 2 of section 142 as amended by the negotiable instrument amendment ordinance 2015 shall be deemed to have been transferred under this act as if that such subsection had been in force at all material times, notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 142 of subsection 1 where the payee or the holder in due course as the case may be has filed a complaint against the drawer of the check in the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 of the case has been transferred to that court under subsection 1 and such complaint is pending in that court, all subsequent complaints arising out of section 138 against the same drawer shall be filed before the same court irrespective of whether those checks were delivered for collection or presented for payment within the territorial jurisdiction of the। इसमें बोला गया है कि अगर जैसे 2015 के अमेंडमेंट से पहले जो था ये था कि इसमें जो है जो चेक जो है वो वहीं लगाया जाएगा जैसे कि जहाँ पे ड्रॉअर जो है अपना मेंटेन कर रहा है अकाउंट। लेकिन उसके बाद से ये 2015 के बाद की जो अमेंडमेंट आई उससे ये कर दिया है कि अब जो आप चेक है वो कहीं पे भी दोनों जगह में से कहीं पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे ए का अकाउंट है वहाँ पे भी और जहाँ का पे बी का अकाउंट है वहाँ पे भी। अब जहाँ पे पहले वाला केस चला है इन फ्यूचर भी अगर ऐसे केसेस उन दोनों के बीच में आते हैं ना तो वो वहीं उसी कोर्ट में लगेंगे जहाँ पे उन्होंने पहले वाला केस जो है दायर किया हुआ है। तो इसमें यही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure all offences under this chapter shall be tried by the judicial magistrate of first class or by metropolitan magistrate and the provisions of section 262 265 of the said code shall as far as may be apply to such trials। इसमें बोला गया है कि आप जो है इन केसेस को जो है वो समरली भी जो है ट्रायल कर सकते, इनका जो इन केसेस को आप समरली वे से भी ट्राई कर सकते हो। क्यों आप लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ा होगा समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल्स जो होते हैं उस डिस्पोजल ऑफ केसेस ना, हाँ समरी ट्रायल ऐसे होते हैं जिससे जो कम टाइम लगता है और उसमें जो है जल्दी से जल्दी जो है केस जो है डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप समरली ट्रायल कर रहे हो ना इन केसेस का तो इसमें आपको जो है कम से कम जो है उस बंदे को जो अगर सज़ा देनी है तो 1 साल से कम की सज़ा नहीं देनी है और 5,000 से कम का फाइन नहीं देना है। इसमें नेक्स्ट प्रोवाइजो में लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल under this section it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year and an amount of fine exceeding 5,000 rupees। क्योंकि इसमें ये है कि आपको जो जब चेक जो है वो डिसऑनर होता है तो उसकी जो पनिशमेंट होती है 2 years होती है प्लस ट्वाइस ऑफ द चेक होती है ना। तो इसमें बोला गया अगर आप केस को समरी वे में ट्रायल कर रहे हो ना तो उसके लिए आपको कम से कम उस बंदे को 1 साल की सज़ा देनी है, 1 साल से ज़्यादा की नहीं देनी है और जो फाइन है वो 5,000 तक का करना है। क्लियर है ये पॉइंट?
यस मैम, क्लियर है। ठीक है, इसमें आगे नेक्स्ट प्रोवाइजो बोल रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ प्रियंका सी आई एम सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क। ठीक है, अपना ये जो है इसको बंद कर लो। मैंने ना 143 पढ़ाने लगाया और इसमें मैंने अभी तक ये पढ़ाया इन ये जो चीज होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, इनको आप जो है समरी वे से भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि समरी वे ऐसा वे है जिससे जो है केसेस जो है जल्दी से जल्दी डिस्पोज की जा सकते हैं। तो इसमें जो अगर आप समरी वे से अगर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो केसेस, तो उसमें आपको 1 ईयर की पनिशमेंट देनी है, उससे कम की पनिशमेंट नहीं देनी, ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं देनी है, और जो फाइन है वो 5000 तक का देना है। तो यहाँ अभी तक पढ़ा दिया। नेक्स्ट प्रोवाइजो उसमें बोला गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ अ समरी ट्रायल under this section it appears to the magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed, or that it is for any other reason undesirable to try the case summarily, the magistrate shall, after hearing the parties, record an order to that effect, and thereafter recall any witness who may have been examine and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said code। अब इसमें बोला गया है कि अगर जो मजिस्ट्रेट है उसको लग रहा है कि नहीं इसमें जो है हमें जो है इसको जो पनिशमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा की देनी है ना, या कोई और अदर रीज़न है जिससे जो इसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि नहीं इस केस को हमें समरी वे से नहीं करना है, जो इस कोड में जो वे दिया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें समन केस का ही जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो अगर उस वे में करना है तो कोर्ट जो है जो जैसे पहले जैसे वो समरी वे में चला रहा था, तो उसने जो पार्टीज को हेयर कर लिया होगा, जो विटनेसेस को जो है एग्जामिन कर लिया होगा, तो वो दोबारा से जो है उन विटनेसेस को दोबारा बुला सकता है और दोबारा से जो है उसको जो इस कोड का जो मैनर है उसके अकॉर्डिंग जो है इस केस को जो है चला सकता है, अगर वो उसको 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट देना चाहता है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, क्लियर है। इसमें ये समझ आ गया ना कि अगर वो समरी वे में इसमें ये है कि अगर वो समरी ट्रायल नहीं चलाना चाहता है या उसको 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट देना चाहता है, तो फिर अगर उसने अगर मजिस्ट्रेट ने उन जो एविडेंसेस थे और पार्टीज को अगर सुन लिया तो वो दोबारा से उनको सुन सकता है, दोबारा से री एग्जामिन भी कर सकता है उन विटनेसेस को, अदर मेथड को अगर वो अडॉप्ट कर रहा है तो इसमें ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बोला गया दैट द ट्रायल ऑफ अ केस अंडर दिस सेक्शन शैल सो एज फार एज प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल इट्स कंक्लूजन अनलेस द कोर्ट फाइंड्स द एडजर्नमेंट ऑफ द ट्रायल बियॉन्ड द फ्लोइंग डे टू बी नेसेसरी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब इसमें बोला गया जो इसका जो ट्रायल चलेगा तो वो डे टू डे चलेगा, जैसे कि इसमें जैसे हम अदर केसेस में जो एडजर्नमेंट मांग लेते हैं ना कोर्ट से, तो वैसे नहीं होगा कि एडजर्नमेंट हाँ हमें एडजर्नमेंट दो, अगर एडजर्नमेंट लेनी भी है तो कोर्ट में जो है रीज़न जो है राइटिंग में देना पड़ेगा कि हमें क्यों एडजर्नमेंट चाहिए, और कोर्ट भी उसको जो है अपने उसमें जो है रीज़न को लिखता है कि मैं इनको क्यों एडजर्नमेंट दे रहा हूँ। अदरवाइज जो ये ट्रायल है ये डे टू डे जो है वो चलना चाहिए। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बोला गया एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंडक्टेड एज एक्सपीडिशियली एज पॉसिबल एंड एंडेवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट। अब जो ये पूरा का पूरा ट्रायल है ये जो है ये कंप्लीट करना है विद इन 6 months, जिस दिन से कंप्लेंट फाइल हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है इसको कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ करना है केस को। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बोला गया है 143 ये पावर टू डायरेक्ट इंटरम कंपनसेशन। ये जो सेक्शन है ये जो अमेंडमेंट से आया हुआ है ये आया 2018 की अमेंडमेंट से 2/8/2018, तो उसमें ये जो है नया जो है अमेंडमेंट से जोड़ा गया ये सेक्शन। इसमें बोला गया है कि इसमें जो है जब ये ट्रायल चल रहा है तो जो ड्रोअर है उसको जो है
बोला जाता है कि आप जो है इसमें इंटरम कंपनसेशन जो है कंप्लेनेंट को जो है पे करो। तो इसमें बोला गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 मे ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे इंटरम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट है उसको जो है ड्रॉअर को ऑर्डर किया जाएगा कि वो इंटरम कंपनसेशन जो है वो कंप्लेनेंट को दे। ठीक है। यस मैम। इसमें जो आधा पैसा जो है वो जमा कराने के लिए बोला जाता है। इसमें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कितना कितना पैसा जो है जमा कराने के लिए बोला जाता है। इसमें नेक्स्ट बोला गया इन अ समरी ट्रायल और अ समन केस वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्यूजेशन मेड इन द कंप्लेंट एंड इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द इंटरम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। अब इसमें जो चेक का जो 20% है ना वो आएगा इंटरम कंपनसेशन। तो अगर वो बंदा जो है वो गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है या उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गए तो उसको बोला जाएगा कि 20% जो चेक का अमाउंट है आप उसको जो है जमा करवाओ कोर्ट में एज अ इंटरम कंपनसेशन। क्लियर? यस मैम। ठीक है। इसमें बोला गया ये जमा कितने दिन में करवाना है। अब इसमें बोला गया द इंटरम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन उसको ऑर्डर हुआ ना इंटरम कंपनसेशन का उस दिन से लेकर के 60 डेज का टाइम है उसके पास कि वो 60 डेज में जो उसका इंटरम कंपनसेशन को जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट करवाए। और फर्दर इस टाइम को जो है वो एक्सीड करके 30 डेज उसको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। 60 के बाद 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल मिला के उसको 90 डेज मिल सकते हैं। क्लियर? पर उसके लिए जो एक सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा कि तुम 60 दिन के अंदर अंदर जो है पैसा जमा क्यों नहीं करवा पाए। क्लियर? यस मैम। ठीक है। इसमें बोला गया नेक्स्ट इसका जो सबसेक्शन है उसमें बोला गया इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज एक्विटेड। अगर वो जो जिसके खिलाफ आपने केस किया है अगर वो बंदा एक्विटल हो जाता है उसका वो बरी हो जाता है तो वो जो उसने अमाउंट उसको जमा करवाया होगा ना 20% वो उसको विद इंटरेस्ट मिलेगा। वो कंप्लेनेंट को उसको विद इंटरेस्ट जो है वापिस करना पड़ेगा। तो इसमें बोला गया है द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू repay to the drawer the amount of interim compensation with interest at the bank or at the bank rate as published by the RBI prevalent at the beginning of the relevant financial year within 60 days from the date of order or within further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown by the complainant। इसमें बोला गया है कि आप अगर वो जो ड्रॉअर है जिसके अगेंस्ट जो केस फाइल किया अगर वो बंदा एक्विटल हो जाता है तो उसको जो कंप्लेनेंट को जो है वो पैसा जो है वो विद इंटरेस्ट जो है वापिस करना पड़ेगा। वो भी उस टाइम के जो RBI का इंटरेस्ट का जो रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वो भी विद इन 60 डेज करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और उसको फर्दर जो है 30 डेज मिल जाएंगे अगर उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर मैम। ओके। अब इसका नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है द इंटरम कंपनसेशन पेबल अंडर दिस सेक्शन में बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन अंडर सेक्शन 421 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब इसमें जो इंटरम कंपनसेशन है उसको रिकवर कैसे किया जाएगा ऐसे ही जैसे 421 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो 421 में बताया गया है ना जो मेथड उसी की तरह जो है रिकवर किया जाएगा एज अ फाइन। तो ये जब हम 421 CRPC पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या बोलता है कैसे मतलब कि क्या मेथड है रिकवर करने का। नेक्स्ट बोला गया इसमें सबसेक्शन 6 बोलता है द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 138 और द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड और रिकवर्ड एज इंटरम कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन। अब इसमें जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है 138 में और जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन 357 क्रिमिनल प्रोसीजर में जो किया जाता है ना अमाउंट इम्पोज किया जाता है वो जो है रिड्यूस किया जाएगा। जो भी अमाउंट पे किया जाएगा ना इंटरम कंपनसेशन में ये रिकवर किया जाएगा इंटरम कंपनसेशन से तो उससे जो है इसको जो रिड्यूस्ड किया जाएगा। क्लियर? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। इसमें बोला गया है
कि जो अमाउंट जो आपको फाइन का लगाया गया 138 में, और जो अमाउंट आपको एज अ कंपनसेशन 357 क्रिमिनल प्रोसीजर में, 357 क्रिमिनल प्रोसीजर में भी जो है कंपनसेशन से रिलेटेड बात गई है, उसमें मतलब विक्टिम को कंपनसेशन से रिलेटेड बताया गया है। ठीक है, ये जब हम वहां पढ़ेंगे ना तब मैं बता दूंगी उसमें क्या है। ठीक है, तो उसमें वो जो फाइन है और ये जो फाइन है, इसमें जो है जो रिकवर किया जाएगा ना इंटरम कंपनसेशन में, जो हम 20% रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें से इसको रिड्यूस किया जाएगा। जो इसमें 357 में जो आपको कंपनसेशन अवार्ड किया गया होगा ना, उसको जो है इंटरम कंपनसेशन में जो रिकवर किया गया अमाउंट है उससे रिड्यूस किया जाएगा। क्लियर? इंटरम कंपनसेशन में जो आपको फाइन पड़ रहा है ना 20%, उससे जो अमाउंट है वो जो 357 और 138 में जो इम्पोज हो रहा है ना फाइन, उससे इसको मतलब रिड्यूस किया जाएगा, उससे इसको कम किया जाएगा। मतलब जब भी वो फाइन लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इसको रिड्यूस करेंगे। क्लियर? क्लियर मैम। ठीक है, अब इसमें समन की सर्विसेज कैसे होगी, तो वो सेक्शन नंबर 144 में बताया गया है कि इस केस में समन की सर्विस कैसे होनी है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ मजिस्ट्रेट इशूइंग अ समन टू एनी accused or a witness may direct a copy of summon to be served at the place where such accused or witness ordinarily reside, carry on business, personally work for gain by speed post, by courier services as are approved by a court of session। अब कोर्ट ऑफ सेशन ने जैसे जो मेथड अप्रूव करे हुए हैं ना स्पीड पोस्ट का या कुरियर सर्विसेज का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो विटनेसेस हैं या एक्यूज है उनको जो सर्विस ऑफ समन होगी वो वहाँ होगी जहाँ वो रहते हैं या जहाँ पे वो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। तो वहाँ पे उनको बाय स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, कुरियर सर्विसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन ने अप्रूव्ड करी होंगी ना कुरियर सर्विसेज, उन्हीं के थ्रू होगी इनको सर्विस। क्लियर? क्लियर है हिमानी? यस मैम। हाँ मैम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वियर एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द एक्यूज और द विटनेस और एन एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट और द कुरियर सर्विसेज दैट द एक्यूज और द विटनेसेस रिफ्यूज टू take delivery of summon has been received, the court issuing the summon may declare that the summon has been duly served। अगर अब जो रिसीट वगैरह मिलती, जैसे हम पोस्ट करते हैं ना, समन को पोस्ट करते हैं, वहाँ से हमें रिसीट मिलती है ना कि हमने उनको भेज दिए हैं समन। अब वो जो एक्नॉलेजमेंट होगी उसको अगर हम कोर्ट में लगा देते हैं, अगर वो बंदा कल को रिफ्यूज कर रहा है, एक्यूज या विटनेस कल को वो समन को लेने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, तो जो वो एंडोर्समेंट होगी ना एक्नॉलेजमेंट की, उसको हम मानेंगे कि ये जो समन है ये ड्यूली सर्व्ड हो गए। क्लियर है? क्लियर मैम। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि इसमें जो इन केसेस में जो है एविडेंस कैसे दिए जाते हैं। 145 बोलता है एविडेंस ऑन एफिडेविट। जैसे हम सिविल केसेस में एफिडेविट के थ्रू एविडेंस देते हैं ना, उसी तरह इसमें भी हम जो है एविडेंस जो है कंप्लेनेंट के जैसे एविडेंस देने हैं तो वो ऑन एफिडेविट ही देने हैं। जैसे इसका सबसेक्शन 1 बोल रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट may be given by him on affidavit and may subject to all just exceptions be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding अंडर दिस सेट कोड। तो इसमें जो एविडेंस जो देने कंप्लेनेंट के वो कैसे देने, एफिडेविट के थ्रू देने हैं। नेक्स्ट सब सेक्शन में बोला गया है द कोर्ट में इफ इट थिंक फिट्स एंड शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज समन एंड एग्जामिन एनी पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एज टू द फैक्ट कंटेन्ड देयरइन। अब इसमें अगर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज अगर उनको जो है जो एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है तो वो जो एप्लीकेशन लगा के जो उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। जो विटनेसेस के हम एविडेंस दे रहे हैं ना एफिडेविट पे, अगर दूसरी पार्टी चाहती है तो वो उनको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए जो एप्लीकेशन लगा सकती है। क्लियर? क्लियर।
ठीक है। नेक्स्ट है 146 बैंक स्लिप प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब मैंने तुम्हें एक बताया था कि जब आप चेक लगाओगे बैंक में जाके तो वहाँ से अगर वो डिसऑनर हो रहा है चेक तो उसमें आपको एक स्लिप मिलती है, बैंक वाले एक स्लिप देते हैं कि ये डिसऑनर हो गया है। तो वो जो स्लिप होती है ना, वो स्लिप जो होती है वो उसको मेमो बोलते हैं। उसको वो जो होती है वो एक एविडेंस उस वो जो एक एविडेंस है उसको हम एज अ एविडेंस जो है कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। 146 के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है मैंडेटरी, मतलब उसको जो है प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये जो है चेक जो है वो बाउंस हुआ है उस स्लिप के अकॉर्डिंग। क्लियर। इसमें बोला गया द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप और मेमो हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग दैट द check has been dishonored presume the fact of dishonor of such check unless and until such fact is disproved। हाँ, इसमें यही बोला गया है कि अगर आप कोर्ट में गए, आप आप बैंक में गए, आपने चेक लगाया, अब चेक जो है डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने आपको एक मेमो दे दिया कि ये डिसऑनर हो गया। तो अगर आप उस मेमो को लाकर जो कोर्ट में पेश करोगे तो वो कोर्ट जो है ये प्रिज्यूम करके चलती है कि ये जो चेक जो है डिसऑनर हुआ है जब तक कि ऑपोजिट पार्टी उसको डिसप्रूव नहीं करती है। क्लियर। ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, इसको डिसप्रूव किया जा सकता क्लियर है। मैम। क्लियर है ना ये। हाँ। नेक्स्ट है इसमें ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। अब जो भी केसेस होते हैं 138 के, ये जो जितनी भी रकम के डिसऑनर हुआ हो चेक, जैसे करोड़ों रुपए का भी अगर चेक डिसऑनर हुआ है ना, तब भी जो है वो केसेस जो है कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे पार्टीज जो है आपस में बैठकर जो है उसको जो है कॉम्प्रोमाइज करके जो है रफा दफा कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कंपाउंडेबल। तो इसमें जितने भी ऑफेंसेस है, एवरी ऑफेंसेस पंशेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंपाउंडेबल। जितने भी केसेस है 138 के तो वो जो है कंपाउंडेबल है 147 के अकॉर्डिंग। क्लियर। क्लियर मैम। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेक्शन जो है लास्ट सेक्शन है ये 148 पावर ऑफ एपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अब जैसे निचली कोर्ट से अगर उस पर्सन को कन्विक्शन होगी है ना, तो अब वो कहाँ जाएगा, ऊपर वाली कोर्ट में जाएगा, उसकी अपील करेगा। जब वो ऊपर वाली कोर्ट में अपील करता है ना, तो वो जब ऊपर वाली कोर्ट में जाता है तो ऊपर वाली कोर्ट भी उस अपील को तब सुनती है जब वो वहां पर भी मिनिमम 20% जो उसको कंपनसेशन नीचे लगा हुआ है ना, ट्रायल कोर्ट ने अवॉर्ड किया है, उसका 20% जो है उसको ऊपर भी जो है जमा करवाना पड़ता है। तो इसमें बोला गया नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन एन अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 द एपीलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपिलान टू डिपॉजिट सच सम विच शैल बी मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द फाइन और कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। जो ड्रॉअर है, वो जो जिसको कन्विक्शन हुई है, वो अब ऊपर जा रहा है, अपील कर रहा है उस कन्विक्शन के अगेंस्ट। अब वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर रहा है तो ऊपर जो एपीलेट कोर्ट होगा वो यही बोलेगा जो तुम्हें नीचे से कंपनसेशन लगा हुआ है ना, उस कंपनसेशन का 20% मिनिमम 20% जो है ऊपर वाली कोर्ट में जो है जमा करवाओ, फिर आपका केस जो है हम सुनेंगे। क्लियर है ये पॉइंट। यस मैम क्लियर है। ठीक है। निचली वाली कोर्ट में आप इंटरम कंपनसेशन के लिए जो चेक का अमाउंट का 20% था वो जमा करा रहे थे ना। अब ऊपर की कोर्ट में आपने जो निचली कोर्ट ने आपको कंपनसेशन अवार्ड किया हुआ है ना कि आपको इतना कंपनसेशन देना है, इतनी सजा है प्लस इतना कंपनसेशन आपको जो है कंप्लेनेंट को देना है, तो उस कंपनसेशन का मिनिमम 20% देना ऊपर एपीलेट कोर्ट में। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये दो चीजें अलग अलग हैं। समझ आ रहा है ना ये। यस मैम क्लियर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइजो इसमें बोल रहा है, तो इतनी उससे क्यों बोल रही है कि तेरे ऊपर भारी लग रहा है। प्रोवाइडेड दैट द नहीं मुझे क्लियर हो गया। ठीक है। प्रोवाइजो इसका बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट पेएबल अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू एनी इंटरम कंपनसेशन पेड बाय द एपिलेंट अंडर सेक्शन 143। अब ये प्रोवाइजो में क्लियर कर दिया कि ये जो है इन एडिशन है, ये जो ऊपर कंपनसेशन बोला और ये जो इंटरम कंपनसेशन ये इसके इन एडिशन में होगा। इंटरम कंपनसेशन जो चला है 20% वो तो चला ही चला है, लेकिन इसके एडिशन में जो है जो कंपनसेशन अवार्ड हुआ है उसका 20% भी ऊपर जमा कराना है।
तो ये इन एडिशन है, ये चीज़ मैं तुम्हें समझा रही थी कि इंटरम कंपनसेशन का जो है 20% तो गया, जो ऊपर वाली कोर्ट में देना, वो जो निचली कोर्ट में कंपनसेशन अवार्ड हुआ है उसका 20% देना, तो ये ऐड होगा इसमें, इंटरम कंपनसेशन में ऐड होगा इंटरम वाले में। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें बोला गया है द अमाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन शैल बी डिपॉजिटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ऑन सफिशिएंट कोज बीइंग शोन बाय द एपेलेंट। सेम वही है कि आपको 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से ऑर्डर हो रहा है उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट कराना है, और फर्दर आपको 30 days मिलेंगे अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन है। नेक्स्ट इसमें बोला गया द एपेलेंट कोर्ट में direct the release of amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of the appeal। अब जो complainant है ना, जिसने नीचे complaint फाइल करी थी, जो ऊपर compensation जो amount जो ऊपर डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वो उसको जो है कभी भी ना रिलीज करवा सकता है, वो अमाउंट जो है कंप्लेनेंट का ही होगा, तो वो कभी भी जो है उसको जो है रिलीज करवा सकता है। लेकिन अगर बंदा ऊपर जाके एक्यूटल हो गया ना, तो वैसे ही होगा सेम, कि उसको जो है वो पैसा जो है विद इंटरेस्ट फिर वापिस करना पड़ेगा उस बंदे को। इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो में बोला गया दैट इफ द अपीलेंट इज एक्यूटेड, अगर ऊपर जाके वो अपील में बंदा एक्यूटल हो जाता है, तो द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट, जिसने नीचे कंप्लेंट फाइल करी थी उसको बोलेगा टू रिपे टू द अपीलेंट द अमाउंट सो पब्लिश्ड सो रिलीज्ड विद इंटरेस्ट एट द बैंक रेट as published by the Reserve Bank of India prevalent at the beginning of the relevant financial year within 60 days from the date of order or within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown by the complainant। अगर वो अपील में जाके जो पर्सन है वो एक्यूटल हो रहा है, तो कंप्लेनेंट को बोला जाएगा जो तुमने अमाउंट रिलीज करवाया ये कंपनसेशन का, इसको विद इंटरेस्ट जो है इसको वापस करो, जो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई के अकॉर्डिंग चल रही होगी, विद इन 60 days करानी है, और अगर वो 60 days के अंदर अंदर नहीं करवाता तो उसको 30 days का टाइम और मिलेगा। क्लियर है ये? यस मैम। तो ये था हमारा